नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ग्लोबल पाम फॉर पुरस्कार विशेषकर किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर पर्यावरण संरक्षण। व्याख्या, पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ग्लोबल पाम फॉर अवार्ड्स दिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने ग्लोबल पाम फॉर रोल ऑफ ऑनर की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि UNEP ने वर्ष 2005 में ग्लोबल पाम फॉर पुरस्कारों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कारों से बदल दिया है। अगला प्रश्न, गंगा की गाय किसको कहा जाता है? डॉल्फिन, व्हेल, हाथी, नीलगाय। आंसर डॉल्फिन। डॉल्फिन को गंगा की गाय कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन प्लेटनिफ्टा गैंगोटिका, जिसे टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी खोज वर्ष 1801 में की गई थी। गंगा नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश की प्रमुख नदी प्रणालियों गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली फांगू में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे जल स्रोतों में ही रह सकती है और मूलतः दृष्टिहीन होती है। ये अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ उत्सर्जित कर अपने शिकार को उछालती हैं और शिकार करती हैं। मादाएं नर से आकार में बड़ी होती हैं। स्तनपायी होने के कारण गंगा नदी डॉल्फिन जल में सांस नहीं ले सकती हैं और इसे प्रत्येक 30 से 120 सेकंड में सतह पर आना पड़ता है। सांस लेते समय निकालने वाली ध्वनि के कारण इसको सौंफ अथवा फुफुक कहा जाता है। अगला प्रश्न, आपदा से संबंधित गंभीर रूप से घायल और आकस्मिक ट्रेज प्रणाली में किस रंग का कोड उपयोग किया जाता है? लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर लाल रंग। व्याख्या, आपदा से संबंधित गंभीर रूप से घायल और आकस्मिक ट्रेज प्रणाली में लाल रंग का कोड उपयोग किया जाता है। एक उन्नत ट्राई-एज सिस्टम में 4 कलर कोड सिस्टम लाल, पीला, हरा, सफ़ेद और काला शामिल है। रेड टैग आपातकालीन उन लोगों को लेबल करने के लिए उपयोग किया जाता है जो तत्काल उपचार के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन जिनके पास जीवित रहने की क्षमता है। येलो टैग अत्यावश्यक पीले रंग का उपयोग अति आवश्यक स्थितियों वाले रोगियों को नामित करने के लिए किया जाता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपेक्षाकृत जल्दी चिकित्सा की आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी स्थिति जीवन के लिए खतरा नहीं होती है। ग्रीन टैग प्रतीक्षा करें उनके लिए आरक्षित है जिन्हें अधिक गंभीर चोटों के इलाज के बाद चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होगी। सफ़ेद टैग बर्खास्तगी या छुट्टी लेना मामूली चोटों वाले लोगों को दिया जाता है जिन्हें डॉक्टर की देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लैक टैग प्रत्याशित मृतक और उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिनकी चोटें इतनी व्यापक हैं कि उपलब्ध देखभाल से वे जीवित नहीं रह पाएंगे। अगला प्रश्न है, जंगली आग के खतरों का सामान्य कारण कौन है? तड़ित झांझा, ज्वालामुखी विस्फोट, एल नीनो, उपर्युक्त सभी। आंसर तड़ित झांझा। ऑप्शन ए। दुनिया भर में तड़ित झांझा या आकाशीय बिजली का गिरना जंगलों में प्राकृतिक तरीकों से आग लगने का मुख्य कारण है। आपको बता दें कि तड़ित झांझा वातावरण में ऋणात्मक आयनों के निर्माण के कारण होती है जो जमीन में अनावेशन करते हैं, जिससे ऋणात्मक आयन जमीन में धनात्मक आयनों के साथ चले जाते हैं। इसके अलावा कम बारिश होना, सूखे जैसी हालात बनना, गर्म हवाओं यानी लू का ज़्यादा चलना और भीषण गर्मी जंगलों में आग के लिए जिम्मेदार है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण है। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। NDMA की स्थापना राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र के लिए एक सक्षम वातावरण के निर्माण को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आपदा के अवयव हैं? खतरा और संवेदनशीलता, खतरा और बाढ़, खतरा और भूकंप, खतरा और भूस्खलन। आंसर खतरा और संवेदनशीलता।
खतरा और संवेदनशीलता आपदा के अवयव हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन नए आपदा जोखिम से बचने, वर्तमान आपदा जोखिम को कम करने और अवशिष्ट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों और तकनीकों का उपयोग है जो आपदा शमन करने और हानि को घटाने में मदद करते हैं। इसीलिए जोखिम विश्लेषण, भेद्यता विश्लेषण और जोखिम विश्लेषण घटक अपना न्यूनीकरण और प्रबंधन का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न, ढलानी सतह पर भूस्खलन कब आता है? प्रेरक बल ग्रेटर देन प्रतिरोध बल, प्रेरक बल लेस देन प्रतिरोध बल, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर प्रेरक बल ग्रेटर देन प्रतिरोध बल, ऑप्शन ए। जब प्रेरक बल ग्रेटर देन प्रतिरोध बल की स्थिति होती है तो ढलानी सतह पर भूस्खलन आता है। अतः भूस्खलन तब होता है जब प्रेरक शक्तियाँ प्रतिरोध करने वाली शक्तियों से अधिक होती हैं। भूस्खलन के कई कारण होते हैं। उदाहरण के लिए भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने में भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का शांत भाग कौन सा है? नेत्र, परिधि, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर नेत्र। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का शांत भाग नेत्र है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मध्य या केंद्र में शांत क्षेत्र पाया जाता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न और विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये 5 से 30 उत्तर तथा 5 से 30 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। ध्यातव्य है कि मुख्य रेखा के दोनों और 5 से 8 अक्षांशों वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियालिस बल के कारण इन चक्रवातों का प्राय अभाव रहता है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के प्रभाव से निम्न वायुदाब के केंद्र में विभिन्न क्षेत्रों से पवनें अभिसारित होती हैं और कोरियालिस बल के प्रभाव से वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करती हुई ऊपर उठती हैं। फलत वृत्ताकार समदाब रेखाओं के सहारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, रिएक्टर स्केल भूकंप के लिए क्या व्यक्त करता है? परिमाण, तीव्रता, अवधि, गहराई। आंसर तीव्रता। व्याख्या, रिएक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है जो भूकंप के केंद्र से निकलती है। भूकंप की तरंगें पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करती हैं और धरती को हिलाती हैं। रिएक्टर स्केल एक सिस्मोग्राफ नामक उपकरण का उपयोग करके भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है। यह 1 से 10 के पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। परिणाम में प्रत्येक इकाई वृद्धि का आशय भूकंप परिणाम में 10 गुना वृद्धि से है। रिएक्टर स्केल का पूरा नाम रिएक्टर परिणाम परीक्षण पैमाना रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल है। अब अगला प्रश्न, संवेदनशीलता विश्लेषण आपदा प्रबंधन चक्र के किस भाग में आता है? शमन, तैयारी, अनुक्रिया, राहत और सुधार। आंसर शमन, ऑप्शन ए। संवेदनशीलता विश्लेषण आपदा प्रबंधन चक्र के शमन भाग के अंतर्गत आता है। आपदा प्रबंधन को प्रायः एक चक्रीय बहुचरणीय दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है जो आपदा होने पर प्रतिक्रिया चरण से शुरू होता है। उसके बाद जोखिम विश्लेषण और भविष्य के आपदा प्रभावों को कम करने के लिए शमन प्रयास करता है। शमन से तात्पर्य आपदा के मानवीय और भौतिक नुकसान की गंभीरता को कम करने से है, जबकि रोकथाम का लक्ष्य मानवीय गतिविधियाँ या प्राकृतिक कारणों से होने वाली आपदाओं या आपात स्थितियों से बचाना है। अगला प्रश्न, मूल्यों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित होता है? क्रियाएं, भावनाएं, ज्ञान या बोध, उपयुक्त में से सभी। आंसर उपयुक्त में से सभी। क्रियाएं, भावनाएं और ज्ञान और या बोध। व्याख्या, मूल्यों में क्रियाएं, भावनाएं और ज्ञान या बोध उपयुक्त सभी तत्व निहित होते हैं। मानव के मूल्यों में मनुष्य की अवधारणा, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति, आस्था या निष्ठा आदि मानवीय गुणों का समावेश होता है। ये मानव मूल्य एक और व्यक्ति के अंतःकरण द्वारा नियंत्रित होते हैं तो दूसरी ओर इनके द्वारा मनुष्य की संस्कृति एवं परंपरा क्रमशः निस्तृत एवं परिपोषित होती हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल में हरित ग्रह गैसों के बढ़ने से क्या परिवर्तन होता है? तापमान का बढ़ना, तापक्रम का घटना, वायुमंडल में से कोई परिवर्तन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर तापमान का बढ़ना, ऑप्शन ए। वायुमंडल में हरित गैसों के बढ़ने से
तापमान बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती हैं। वायुमंडल में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली किरणों को रोकती हैं। ये फंसे विकिरण ही पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करते हैं, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न, मूल्यों के सिद्धांत हैं मूल मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, तार्किक चिंतन। आंसर मूल मीमांसा। ऑप्शन ए। व्याख्या, मूल मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसे मूल्यों के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है। मूल मीमांसा का उपभाग नीति शास्त्र तथा सौंदर्य शास्त्र है। नीति शास्त्र में नैतिक मूल्यों या आचरण का दार्शनिक अध्ययन किया जाता है। मूल मीमांसा के अंतर्गत मूल्य के स्वभाव, उद्भव, प्रकार तथा मूल्य की प्रासमीक्षा, वैल्यू जजमेंट और उसके तात्विक संस्करण की दार्शनिक विवेचना की जाती है। यह विधा चीज़ों के अच्छे बुरे के वर्गीकृत करने से संबंधित है। मूल्य मीमांसा एक विशिष्ट विधा के रूप में 1900 के दशक में विकसित हुआ, जब पॉल लैपी 1902 और एडवर्ड वान हार्टमैन 1908 ने अपने कृतियों में इसके लिए अंग्रेजी शब्द एक्सियोलॉजी का पहली बार प्रयोग किया था। अब अगला प्रश्न है, किस गैस से ओजोन परत का क्षरण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन, आर्गन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए। मानवीय क्रियाकलापों ने वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा को बढ़ा दिया है जो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाली ओजोन परत को नष्ट कर रही है। आपको बता दें कि ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसीलिए इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। चूँकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग हम मुख्यतः अपनी दैनिक सुख सुविधाओं के उपकरणों में करते हैं, जिनमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि शामिल हैं। अगला प्रश्न, मूल्यों की कुल संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 7। आंसर 4। व्याख्या, मूलतः मानवीय मूल्यों की संख्या 4 है, हालांकि विद्वान इसमें एकमत नहीं है। हैरी एफ बाउंड्री ने अपनी पुस्तक बिल्डिंग ए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में मूल्यों की विवेचना में आर्थिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, मनोरंजन मूल्य, संबंधात्मक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य को शामिल किया है, जबकि NCERT ने सामाजिक जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास, निर्भयता, मानव श्रम का महत्व, अहिंसा, सेवा, शांति, सत्यवादिता, धर्मों के प्रति आदर की भावना, पवित्रता को गांधीवादी मूल्य बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस जो धान के खेतों से उत्सर्जित होती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है क्या कहलाती है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आंसर मीथेन। ऑप्शन ए। व्याख्या, मीथेन गैस धान के खेतों में उत्सर्जित होती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। मीथेन सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। मीथेन सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु CH4 होते हैं। यह ज्वलनशील है और इसका उपयोग दुनिया भर में ईंधन के रूप में किया जाता है। यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। वैश्विक तापमान की वृद्धि में पिछले 20 साल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली रही है। मीथेन के सामान्य स्रोत तेल और प्राकृतिक गैस प्रणालियाँ, कृषि गतिविधियाँ, कोयला खनन और अपशिष्ट हैं। निम्नलिखित में से किसने नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है? आदर्शवाद ने, प्रयोजनवाद ने, यथार्थवाद ने, प्रकृतिवाद ने। आंसर आदर्शवाद ने। ऑप्शन ए। आदर्शवाद ने नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है। आदर्शवादी लोग पूर्णतः प्राप्त करने या दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की इच्छा से अभिप्रेरित होते हैं। आदर्शवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा है जिनके अनुसार जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति हैं। सृष्टि का सारतत्व जड़ पदार्थ नहीं अपितु मूल चेतना है। आदर्शवाद भौतिकवाद का विपरीत सिद्धांत है। आदर्शवाद में मानव जीवन का उद्देश्य विचारों के वास्तविक स्वरूप को जानना एवं आत्मा का चरम
विकास करना है। आदर्शवाद के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम ही जीवन के शाश्वत सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी मानव जनित प्रकार की थी। इस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम आइसोथायोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन ए। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक रंगहीन अत्यधिक ज्वलनशील तरल है जो हवा में के संपर्क में आने पर जल्दी से वाष्पित हो जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक कार्बनिक यौगिक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड यौगिक फोस्फजीन एवं मिथाइल एमीन विलयन के संयोग से बनता है। इसका प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें शुभ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है? नैतिक मूल्यों में, सौंदर्य अनुभूति में, सामाजिक मूल्यों में, धार्मिक मूल्यों में। आंसर नैतिक मूल्यों में, ऑप्शन ए। नैतिक मूल्यों में शुभ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। शुभ संकल्प ही एक नैतिक सिद्धांत है जो कि अन्य गुणों के नैतिक परिणामों की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता पूर्वक अंगीकार किया जा सकता है। शुभ संकल्प एक व्यापक अवधारणा है जो कि कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करता है। नैतिक मूल्य शब्द दो शब्दों नैतिकता अर्थात मतलब क्या सही है और मूल्य क्या महत्वपूर्ण है इससे बना है। आपको बता दें कि ऐसे मूल्य जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे हम व्यवहार करना चाहिए वे नैतिक मूल्यों की श्रेणी में आते हैं, जैसे ईमानदारी, निष्पक्षता आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसें अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? SO2 एवं Na2, CO2 एवं NH3, CH4 एवं CFCF, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर SO2 एवं N2O, ऑप्शन ए। SO2 एवं N2O गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अम्लीय वर्षा एसिड रेन प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.2 या इससे कम होता है। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि बालक जन्म से विशुद्ध होता है? रूसो, कांट, सुकरात, मोंटेग्यू। आंसर रूसो, ऑप्शन ए। व्याख्या, रूसो ने कहा है कि बालक जन्म से विशुद्ध होता है। जीन जाक रूसो एक जिनेवन दार्शनिक और लेखक थे। उनके राजनीतिक दर्शन ने पूरे यूरोप में प्रबुद्धता के युग की प्रगति के साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति के पहलुओं और आधुनिक राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक विचारों के विकास को प्रभावित किया। आपको बता दें कि उनका असमानता पर लेख और सामाजिक अनुबंध आधुनिक राजनैतिक एवं सामाजिक विचारों में आधारशिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है? पीपल, आम, इमली, जामुन। आंसर पीपल, ऑप्शन ए। व्याख्या, पीपल का वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 में से 22 घंटे तक ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। यह पेड़ जहाँ रहता है वहाँ आसपास ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। पीपल दिन ही नहीं बल्कि रात में भी ऑक्सीजन देता है। अशोक, अर्जुन, जामुन, नीम, बरगद, तुलसी के पेड़ भी पीपल की तरह अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। अब अगला प्रश्न है, मूल्यों का आधार क्या है? सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, उपर्युक्त सभी मूल्यों के आधार हैं। मूल्य शब्द से तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व तथा कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। अब अगला प्रश्न, सबसे अधिक पानी सोखने वाला जहरीला पेड़ कौन सा है? यूकेलिप्टस, इमली, शीशम, नीम। आंसर यूकेलिप्टस, ऑप्शन ए। व्याख्या, सबसे अधिक पानी सोखने वाला पेड़ यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस के पेड़ में दूसरे पेड़ों की अपेक्षा 3 गुना पानी अधिक सोखने की क्षमता होती है। इनकी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी तेजी से होती है। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया मूल का पेड़ है जो कम समय में तेजी से बढ़ता है और सीधा फैलता है। इसमें गम, सफ़ेदा और नीलगिरी के नाम से भी
जाना जाता है। अब अगला प्रश्न, मूल्य का अर्थ क्या है? समाज के आदर्श और नियम, विशुद्ध गुण और आचरण, इच्छाओं का प्रभावी निर्णय, प्रयुक्त में से कोई नहीं। आंसर, समाज के आदर्श और नियम, ऑप्शन ए। व्याख्या, मूल्य का अर्थ समाज के आदर्श और नियम से है। मूल्य शब्द से तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व तथा कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। समाज या क्षेत्र विशेष के संदर्भ में मूल्य के महत्व में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न, ओजोन परत क्षय के कारण पृथ्वी पर कौन सी किरणें प्रहार करती हैं? पराबैंगनी किरणें, दृश्यमान प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन ए। ओजोन परत क्षय के कारण पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें प्रहार करती हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की संघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। आपको बता दें कि पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। यह मुख्यतः समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के 10 किलोमीटर से अधिक ऊपर और 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुफोन ने की थी। अगला प्रश्न, मूल्यों का प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाता है? स्कूल या विद्यालय, परिवार, धार्मिक संस्थान, उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी। व्याख्या, मूल्यों का प्रशिक्षण स्कूल या विद्यालय, परिवार, धार्मिक संस्थान आदि उपर्युक्त सभी पर दिया जाता है। मूल्यों के निर्माण में परिवार पहली सीढ़ी होती है जिस पर चढ़कर मानवीयता के लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होता है। आपको बता दें कि धार्मिक संस्थान परिवार एवं समाज मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है जहाँ से निकलकर मानव नागरिक बनता है तथा समाज का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल से वायु प्रदूषण को किस फिटिंग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? उत्प्रेरक, कन्वर्टर, चक्रवात विभाजक, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपेक्षण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, उत्प्रेरक कन्वर्टर, ऑप्शन ए। ऑटोमोबाइल से वायु प्रदूषण को उत्प्रेरक कन्वर्टर फिटिंग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। उत्प्रेरक प्रतिवर्तक एक वाहन प्रदूषण नियंत्रण उपकरण है जो उत्प्रेरक द्वारा फिल्टरिंग या अवशोषण करके एक रासायनिक अभिक्रिया से इंजन निकास में मौजूद जहरीले गैस प्रदूषक को कम जहरीले प्रदूषकों में परिवर्तित करता है। आपको बता दें कि यह नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे हानिकारक उत्पादों को कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और नाइट्रोजन गैस जैसे कम हानिकारक उत्पादों में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न, सत्यम शिवम एवं सुंदरम है शिक्षा के अंतिम लक्ष्य, शिक्षा के मूल, जीवन के श्रेष्ठ आदर्श, उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। शिक्षा के अंतिम लक्ष्य, शिक्षा के मूल, जीवन के श्रेष्ठ आदर्श, उपर्युक्त सभी सत्यम शिवम एवं सुंदरम में समाहित है। सत्य, शिव, सुंदरम किसी वस्तु या नीति के जांच की कसौटी प्रस्तुत करने वाला वाक्य है। इसका अर्थ है कि कोई चीज़ यदि सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है तभी वह ग्राह्य है। इस वाक्य कठोपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ यह है कि सत्य भगवान शिव की तरह ही सदैव सुंदर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा जनित स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, प्रयुक्त में से कोई नहीं। आंसर, सौर ऊर्जा। व्याख्या, सौर ऊर्जा ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है और इसलिए इससे वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होता है। सूर्य की किरणों से हासिल की गई ऊर्जा को सोलर ऊर्जा या सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, नैतिक शिक्षा समिति 1959 के अध्यक्ष कौन थे? श्री प्रकाश, R.K. मुखर्जी, जाकिर हुसैन, मुदालियर। आंसर, श्री प्रकाश, ऑप्शन ए। श्री प्रकाश नैतिक शिक्षा समिति 1959 के अध्यक्ष थे। श्री प्रकाश समिति ने राष्ट्रीय चेतना के निर्माण की अनिवार्यता को प्राप्त करने के लिए भारत के
सभी महत्वपूर्ण धर्मों का उद्देश्यपूर्ण, तुलनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन का प्रस्ताव रखा था। इसे श्री प्रकाश कमेटी ऑन रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस 1959 भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव क्षारीय प्रदूषक है? मलजल, एस्बेस्टॉस, प्लास्टिक, पॉलीथीन। आंसर मलजल। व्याख्या: मलजल जैव क्षारीय प्रदूषक है। कोई भी पदार्थ जो किसी भी तरह से पर्यावरण को प्रदूषित करता है प्रदूषक कहलाता है। अपशिष्ट या प्रदूषकों को दो अलग अलग बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे सामग्री जो सड़ गई या विघटित हो गई है उन्हें बायोडिग्रेडेबल सामग्री माना जाता है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं और प्राकृतिक द्वारा आसानी से तोड़ा जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों के उदाहरण सब्जी के छिलके, रसोई का कचरा, सब्जियां, फल, चाय की पत्ती, कागज, लकड़ी, घरेलू सीवेज का पानी आदि है। अगला प्रश्न, अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ, यह वाक्य निम्नलिखित में से किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए। व्याख्या: स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ। उन्हें 8 साल की उम्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में नामांकित किया गया था। वह प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा प्रथम श्रेणी ग्रेड के साथ उत्तीर्ण करने वाले एकमात्र छात्र थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको नष्ट होने में अधिक समय लगता है? सिगरेट कली, प्लास्टिक बैग, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म। आंसर प्लास्टिक बैग। ऑप्शन बी। प्लास्टिक बैग को नष्ट होने में अधिक समय लगता है। प्लास्टिक के सामानों को नष्ट करने में 1000 साल लगते हैं। आपको बता दें कि विभिन्न प्रकार के सामानों, सिगरेट के टुकड़े को नष्ट होने में 18 महीने से 10 साल तक, मोनोफिलामेंट 600 वर्ष, प्लास्टिक बैग और बोतल को नष्ट होने में 450 से 1000 वर्ष, फोम युक्त प्लास्टिक कप 50 वर्ष, गीले वाइप्स 100 वर्ष, टिन 50 वर्ष, टायर 2000 वर्ष, नायलॉन कपड़ा 30 से 40 वर्ष, प्लास्टिक की बोतलें 450 वर्ष, सिंथेटिक कपड़ा 100 वर्ष से अधिक, सूती टी शर्ट 6 महीने, ऊनी मोजे 1 से 5 वर्ष, एल्युमिनियम के डिब्बे 80 से 100 वर्ष, सब्जियां 5 दिन से 1 महीने तक, पॉलीथीन को 20 साल लगते हैं। अब अगला प्रश्न, क्या आपने ईश्वर देखा है? यह प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने किससे पूछा था? रामकृष्ण परमहंस, नरेंद्रनाथ ठाकुर, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन सी। क्या आपने ईश्वर देखा है? यह प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से पूछा था। स्वामी विवेकानंद धर्म, इतिहास, दर्शन, सामाजिक विज्ञान, साहित्य और कला जैसे विभिन्न विषयों के बारे में जिज्ञासु थे। वेद, उपनिषद, रामायण, भागवत गीता, महाभारत और पुराणों के अलावा कई हिंदू धर्म ग्रंथों में उनकी विशेष रुचि थी। वे इन ग्रंथों को पढ़कर अपने मन की जिज्ञासाओं को पूरा करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक, तांबा, आर्सेनिक। आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए। व्याख्या: सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का एक गैसीय रूप है जो 2 घटकों सल्फर और ऑक्सीजन से बना है। तब यह बनता है जब तेल, डीजल या कोयले जैसे सल्फर युक्त ईंधन जलते हैं। यह श्वसन नली एवं फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। इस कारण फेफड़ों की कई बीमारी, कैंसर आदि हो सकता है। आपको बता दें कि यद्यपि सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है तथापि वातावरण में जल से प्रतिक्रिया करके वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण का कारण यह हो सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या: स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा वही है जो बालक के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा चारित्रिक नैतिक गुणों का विकास कर सके। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का निर्माण है। उनका स्पष्ट मानना था कि समस्त शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का विकास ही है। वे कहते हैं कि जिस अध्ययन द्वारा मनुष्य की संकल्प शक्ति का प्रवाह संयमित होकर प्रभावोत्पादक बन सके उसी का नाम शिक्षा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी,
यमुना नदी, महानदी, पेरियार नदी। आंसर दामोदर नदी। व्याख्या: दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है। यह छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ियों में 609.75 मीटर की ऊंचाई से उद्गमित होती हैं। गहन प्रदूषकों के कारण इसे जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि जैविक मरुस्थलीय नदी एक ऐसी नदी है जहां हमें ऐसा जीवन नहीं मिलता जो कोई मछली या कोई जलीय जानवर हो। यह आसपास खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं। यह वाक्य किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 1984 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न, सरसों के बीज में कौन सा दूसरा बीज मिलावट के रूप में जाना जाता है? पपीता का बीज, आजिमान का बीज, जीरा का बीज, धनिया का बीज। आंसर आजिमान का बीज। ऑप्शन बी। सरसों के बीज में आजिमान या आर्गमोन के बीज मिलावट के रूप में जाना जाता है। सरसों के तेल में ज़्यादातर आजिमोन तेल की मिलावट की जाती है। सरसों के तेल में आजिमोन तेल का पता लगाने के लिए सांद्र नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। यदि सरसों का तेल शुद्ध है तो उसकी संरचना या रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर तेल मिलावटी है तो अम्लीय परत का रंग बदल जाएगा। गहरे सुनहरे रंग से नाइट्रिक एसिड मिलाने से मिलावट की मात्रा के आधार पर रंग नारंगी, पीला, लाल हो सकता है। अगला प्रश्न है, कार्य के बिना धन एक घातक पाप है। यह कथन गांधी जी के किस दृष्टिकोण पर बल देता है? रोटी श्रम अवधारणा, ट्रस्टीशिप अवधारणा, दोनों ए और बी, प्रयुक्त में से कोई नहीं। आंसर रोटी श्रम अवधारणा। ऑप्शन ए। कार्य के बिना धन एक घातक पाप है। यह कथन गांधी जी के रोटी श्रम अवधारणा पर बल देता है। गांधी ने रोटी के लिए शारीरिक श्रम का सिद्धांत दिया है। बापू मानते थे बगैर श्रम के भोजन लेना पाप है। एक चिकित्सक और इंजीनियर के समान ही नाई व बढ़ई आदि का कौशल है। बौद्धिक प्रयासों को प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क ही जनसेवा में लगाना चाहिए। शारीरिक श्रम प्रत्येक के लिए अनिवार्य होना चाहिए। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? मैनचेस्टर, बर्लिन, ओस्लो, ओसाका। आंसर मैनचेस्टर। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र मैनचेस्टर में स्थित है। औद्योगिक क्रांति के बाद से वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ गया है। वर्ष 1852 में रॉबर्ट एम्स स्मिथ मैनचेस्टर, इंग्लैंड में अम्लीय वर्षा और वायुमंडलीय प्रदूषण के बीच संबंध दिखाने वाले पहले व्यक्ति थे। रॉबर्ट स्मिथ ने ही 1872 में अम्लीय वर्षा शब्द गढ़ा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किया था? सत्य एवं अहिंसा, शांति एवं अहिंसा, सत्य एवं शांति, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सत्य एवं अहिंसा। ऑप्शन ए। अहिंसा और सत्य का वर्णन गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह के पहले तत्व के रूप में सत्य की शक्ति व दूसरे के रूप में अहिंसा को आधार माना है। अब अगला प्रश्न, नाक-नी सिंड्रोम किस प्रदूषक के द्वारा होता है? फ्लोराइड, एफ ग्रेटर देन 0.5 ppm, आर्सेनिक, AF, फीफा, PB, पारा, HG। आंसर फ्लोराइड, एफ ग्रेटर देन 0.5 ppm। नाक-नी सिंड्रोम फ्लोराइड, एफ ग्रेटर देन 0.5 ppm प्रदूषक के रूप में होता है। नाक-नी सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति अपने दोनों पैरों को एक साथ सीधा करते हुए एक दूसरे के पैरों को छूने में असमर्थ होता है। नाक-नी सिंड्रोम के लिए फ्लोराइड प्रदूषण जिम्मेदार है। नाक-नी घुटने पर एक कोणीय विकृति है जिसमें पैर सीधे होने पर घुटने एक दूसरे को छूते हैं। नाक-नी जेनुवाल्गम का सामान्य नाम है। अब अगला प्रश्न, धन एवं धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत आधारित था? ट्रस्टीशिप पर, समाजवाद पर, पूंजीवाद पर, प्रयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ट्रस्टीशिप पर। ऑप्शन ए।
धन एवं धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत ट्रस्टीशिप पर आधारित था। ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकें। यह सिद्धांत गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है जो कि थियोसॉफिकल लिटरेचर और भगवद गीता के अध्ययन से उनमें विकसित हुआ है। अगला प्रश्न, बाजार में ज्वेलर्स के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक है? BIS, हॉलमार्क, एगमार्क, FPO मार्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर VIS हॉलमार्क, ऑप्शन ए। भारत में ज्वेलर्स के लिए VIS हॉलमार्क प्रमाण पत्र आवश्यक है। सोने के आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उसका BIS हॉलमार्क देखना होता है। सोने के आभूषणों के लिए BIS हॉलमार्क भारतीय मूल का है। भारत सरकार ने आभूषणों को VIS मार्क चिन्ह के साथ हॉलमार्क करने की पहल की है जिससे जौहरी में विश्वसनीयता और विश्वास सुनिश्चित होगा। अब अगला प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई थी? APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन ए। APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम 1999 भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके सह लेखक अरुण तिवारी हैं। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर 1999 तक के जीवन सफर के बारे में बताया गया है। मूलतः अंग्रेजी में प्रकाशित यह किताब विश्व की 13 भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं जिसमें भारत की प्रमुख भाषाएं हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम के साथ साथ कोरियन, चीनी और ब्रेल लिपि भी शामिल हैं। अब अगला प्रश्न, एगमार्क मानक किसकी प्रत्याभूति है? गुणवत्ता, मात्रा, भार, आकार। आंसर गुणवत्ता, ऑप्शन ए। एगमार्क मानक खाद्य वस्तुओं की शुद्धता या गुणवत्ता की प्रत्याभूति है। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। एगमार्क यह सुनिश्चित करता है कि वे विपणन और निरीक्षण निर्देशालय और अनुमोदित मानकों के अनुरूप हैं। यह चिन्ह भारत में कृषि उपज ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 द्वारा कानूनी रूप से लागू किया गया। वर्तमान एगमार्क मानक में 205 विभिन्न जिन्सों के गुणवत्ता के दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनमें दालें, अन्य आवश्यक खाद्य तेल, फल, सब्जियां तथा अर्ध प्रसंस्कृत उत्पाद आदि हैं। अगला प्रश्न, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेदारी के कितने प्रारूप हैं? 5 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 6 चरण। आंसर 4 चरण, ऑप्शन सी। सामाजिक जिम्मेदारी व्यवसाय का एक हिस्सा है जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हुए शेयर धारक मूल्य को अधिकतम करने में मदद करता है। यह कार्य समाज को लाभ पहुंचाने और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करता है। इसको आमतौर पर 4 तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है: पर्यावरणीय जिम्मेदारी, नैतिक मानवाधिकार जिम्मेदारी, परोपकारी जिम्मेदारी और आर्थिक जिम्मेदारी। ISO 9000, IATF 16949, IAQG 9100, IRIF GMP किसके प्रकार हैं? क्रेडिट मानक, मीडिया मानक, गुणवत्ता मानक, भार मानक। आंसर गुणवत्ता मानक, ऑप्शन सी। व्याख्या, ISO 9000, IATF 16949, IAQG 9100, IRIF GMP गुणवत्ता मानक के प्रकार हैं। गुणवत्ता मानक वे दस्तावेज हैं जो आवश्यकताएं, विनिर्देश, ब्लूप्रिंट, दिशा निर्देश या विशेषताएं प्रदान करते हैं जिनका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि सामग्री, प्रक्रियाएं, उत्पाद और सेवाएं उनके उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं। एक गुणवत्ता मानक उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उत्पादक द्वारा उसकी गुणवत्ता को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं, विशिष्टताओं, विभिन्न दिशा निर्देशों और विशेषताओं का एक विवरण है। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।